बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट है। हाफ चैप्टर स्पेक्ट्रम से आगे तक लास्ट तक जो है। अब इसके अंदर चूँकि हमें इसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, PPSC टेस्ट के लिहाज से देख रहे हैं, तो मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जनरल सी जो चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट हैं उसको। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद भी इस तरह के वीडियोस मिलती रहें। जी, स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप जानते हैं कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। एक्चुअली जब हम किसी में लाइट के हवाले से, लाइट के एब्जॉर्प्शन के हवाले से हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है। और एक्चुअली ये क्या है, अगर हम इसको देखें ना तो ये एक विजुअल डिस्प्ले है। विजुअल डिस्प्ले है जिसके अंदर हम एक लाइट किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सैंपल से पास करते हैं और उससे निकलने वाली रेडिएशंस को हम डिस्प्ले जो है, वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है इसके अंदर मेन रीजन्स हैं जो कि लो वेवलेंथ से लेके हाई वेवलेंथ तक। अगर इसमें देखें तो अब कॉस्मिक रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, एक्स रेज हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है, IR रेडिएशन, फिर जो है वो माइक्रोवेव है एंड रेडियो वेव्स। ये थोड़ा सा याद आपने रखना है क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हमने बार बार स्टडी करना है, इन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो आएगा। अब इसके अंदर देखें तो ये 7 मेन रीजन्स हैं। कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। ये लो वेवलेंथ से लेके हाई वेवलेंथ तक है। मतलब अगर आप ऊपर वालों को देखें तो इसमें जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा आ रही। इसमें एक और भी है गैमा रेज। गैमा रेज जो है वो बाज़ दफ़ा हम इसके साथ ही स्टडी कर लेते हैं, कॉस्मिक एंड गैमा रेज को इकट्ठा ही, या बाज़ दफ़ा जो है इनको अलग अलग भी कहते हैं। आमतौर पे हम कहते हैं जी 7 रीजन्स हैं। अगर इनको देखा जाए तो ये 7 रीजन्स हैं, लेकिन इसके साथ हम इसको गैमा रेज को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा गैमा रेज अलग होती हैं तो ये 8 हो जाएंगे, अदरवाइज 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनकी वेवलेंथ सबसे कम है और एनर्जी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इसके अंदर, ये जो लिखा हुआ है जिस सीक्वेंस में, तो जो एनर्जी है वो कम हो रही है और जो इसकी वेवलेंथ है वो बढ़ रही है। इसके लिए जब भी हम स्पेक्ट्रम के पे बात करेंगे ना तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। एक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कोई भी रेडिएशन जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है इनको बोला जाता है फोटोन, अगर वो लाइट के हों। और अगर सिंपली कोई भी हो तो उसको हम क्वांटम बोलते हैं। यही वजह है कि ये थ्योरी कहलाती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एक्चुअली एनर्जी का उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसकी वेवलेंथ के साथ, उसके जो वेव नंबर है या
जो उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की है उसके साथ एक प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ एक रिलेशन दिया हुआ है। अगर आप उसको देखें तो वो होता है जी E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। जितनी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और इसमें अगर हम इसको एक कांस्टेंट ले आए तो ये हो जाता है h म्यू। h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो ये होता है c ओवर लैम्डा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी h इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। इसमें लैम्डा वेवलेंथ है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसका एक और रिलेशन भी है कि वेव नंबर होता है 1 ओवर लैम्डा के। तो इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, E विल बी इक्वल टू एच सी वेव बार न्यू बार। अब इन तीनों इक्वेशन से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि, और एनर्जी और वेवलेंथ इसमें रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी और वेव नंबर इसमें रिलेट कर सकते। अब अगर हम सिर्फ वेवलेंथ को देखें तो मैंने आपको कहा कि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है इनकी। जैसे जैसे नीचे जाए वेवलेंथ बढ़ रही है, तो वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन क्या हुआ, इन्वर्स है। इन्वर्स रिलेशन में इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। नीचे जाए तो एनर्जी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से ये जो एनर्जी होती है, दो डिफरेंस जो है आप एनर्जी का निकालते हैं, उसके लिए भी आप जो है इन चीज़ों को आपको पता हो। बार दफ़ा एनर्जी डायरेक्ट नहीं बताई होती। मसलन स्पेक्ट्रम में जब हम स्टडी करते हैं, इसके मैं ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम में आपको बताऊंगा कि जब भी हम बात करते हैं कि एक एटम, सपोज एक न्यूक्लियस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया एक एटम के अंदर। अब इसका यहाँ से यहाँ जाना, इसको हमने रेडिएशन दी सपोज, वो रेडिएशन हमें उसका ये भी बताया जा सकता है कि उस रेडिएशन की एनर्जी इतनी है, ये भी बताया जा सकता है कि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन हमें पता है, हम फ्रीक्वेंसी से एनर्जी, एनर्जी से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ये भी बताया जा सकता है कि जो रेडिएशन हमने इसको दी उसकी वेवलेंथ इतनी है, तो वेवलेंथ से हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी से वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। मतलब उस वेवलेंथ से हमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी एनर्जी यहाँ पे उसको चाहिए थी। इसी तरह इसकी जो रेडिएशन है उसका वेव नंबर भी बताया जा सकता है। ये डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट बुक्स के अंदर, किसी ने वेव नंबर को यूज़ किया हुआ है, किसी ने वेवलेंथ को यूज़ किया हुआ है, किसी ने फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया हुआ है, किसी ने एनर्जी को यूज़ किया हुआ है। बात वही है, आपने गैप ऑफ एनर्जी जो है ये रिलेट करेगा फ्रीक्वेंसी के साथ भी, जो है वेवलेंथ के साथ भी, वेव नंबर के साथ भी। तो इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना। एनर्जी जिस मर्जी फॉर्म में दी हुई हो, ये रिलेशन ऐसे हैं, इनकी मदद से हम वो एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकेंगे। अब होता ये है कि स्पेक्ट्रम के अंदर जो वो स्पेक्ट्रम विजुअल डिस्प्ले आया, एक्चुअली एक सैंपल होता है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक सैंपल है सपोज आपके पास, उसको आपने मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ दे दी, मुख्तलिफ वेवलेंथ की रेडिएशन दे दी आप। अब उन रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन इस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली और कुछ उसमें से निकल गई। सपोज एक ये निकली है और एक ये निकली, एक ये रेडिएशन और एक ये रेडिएशन जो है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। तो इट्स मीन जब हम इसको आगे स्टडी करेंगे तो हमें ये दो रेडिएशन मिलेंगी, एक ये इसका निशान और एक ये इसका निशान। अब ये जो डिस्प्ले आया है एक्चुअली वो ये बता रहा है इस सैंपल के बारे में कि इस सैंपल ने जो रेडिएशन इसको प्रोवाइड की गई थी उसमें से ये पर्टिकुलर जो वेवलेंथ की रेडिएशन थी वो उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब ये एप्लीकेशन कोई भी, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रिएक्शन होता है या इंटरैक्शन होती है विद मैटर। याद रखें मैटर के अंदर
एटम मौजूद होते हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। जब भी अब आपको ये पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और है, हीलियम की और है, नाइट्रोजन की और है, कार्बन की और है, ऑक्सीजन की और है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी तो उसके ऊपर जो रेडिएशन दी जाएंगी उसमें से जो उसने अब्जॉर्ब करनी है वो डिफरेंट होंगी। जैसे मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हर एटम के जो एनर्जी लेवल हैं उसमें जो गैप बनता है, हर एटम का गैप दूसरे से डिफरेंट है। वो जो वैल्यू बोर के मॉडल में निकाली गई है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। अगर आप वो डिफरेंट आइटम के लिए निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे जी एक फैक्टर आता है जो कि एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन नंबर, वो वैल्यू उस एलिमेंट के लिखते हैं और फिर उसके मुताबिक उसकी कोई और वैल्यू आएगी। अब ये सारी चीज़ें किसी भी मटेरियल का इंटरेक्शन विद मैटर, ये जो एक रिलेशन होता है वो एक स्पेसिफिक है। आप ये समझ लें ये एक फिंगरप्रिंट टाइप है, ठीक है, कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम या एक वो जितना भी वो कंपाउंड है उसने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी है वो उसकी पहचान है। और वैसी रेडिएशन बिल्कुल एग्जैक्ट 100% उसके अलावा कोई दूसरा जो है कंपाउंड वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यही वजह है कि इसको आजकल हम एनालिसिस के में बहुत यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जितनी भी है वो सारी मेनली इसी तरह की है कि वो स्पेक्ट्रम ही है जिसमें हम उसका रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन जो है वो स्टडी करते हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है कि एक मटेरियल हम लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उसको हम रेडिएशन देते हैं, उसमें से कुछ रेडिएशन को वो अब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को वो वैसे ही ट्रांसमिट कर देता है। अब उसकी अब्जॉर्ब करने वाली रेडिएशन और ट्रांसमिट करने वाली जो रेडिएशन होगी वो उसकी पहचान हो जाएगी। कोई दूसरा कंपाउंड लेंगे तो वो और तरह का होगा। मसलन आपने ये एक कंपाउंड के लिए आपके पास ये ग्राफ आया, हो सकता है किसी दूसरे कंपाउंड के लिए आपके पास ऐसी लाइनें आ जाए, नीचे वाली कोई ना हो। ये भी हो सकता है कि किसी तीसरे कंपाउंड में सिर्फ ये आए, बाकी तीनों वो एब्जॉर्ब कर ले। ये भी हो सकता है कि ये रेंज में वो अब्जॉर्ब ही ना करे, वो सारा वैसे ही आ जाए। तो ये बड़ी डिटेल स्टडी है, रिसर्च लेवल पे जाके हम देखते हैं, फिर उसकी रेंज का आइडिया लगाते हैं कि ये कौन कौन सी रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब करता है। तो स्पेक्ट्रम से हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सी रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई, कौन सी ट्रांसमिट हुई। अब जो स्पेक्ट्रम होता है ये दो किस्म का होता है। स्पेक्ट्रम को हम दो टाइप्स में स्टडी करते हैं। एक है एब्जॉर्प्शन या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एक और पहले ज़रा देख लें, एक होता है एटॉमिक और एक होता है कंटिन्यूअस। पहले इसको देख लें। अब एटॉमिक जो होता है वो एक एटम के लिए, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और कंटिन्यूस होता है जो एक से ज़्यादा जब एटम मिक्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड मटेरियल इस किस्म का आता है कि उसमें जो ये लाइनें बनती हैं ना वो इतनी ज़्यादा होती हैं और इतनी नैरो होती हैं कि उनके दरमियान हम सेपरेशन नहीं कर पाते, वो मर्ज हुई होती हैं। इसके अंदर लाइनें जो होती हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं और उसके मर्ज होने की वजह से ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है, जैसा कि रेनबो है। जबकि एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें क्लियर लाइनें होती हैं एक दूसरे से सेपरेट, तो इसलिए उसको हम एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है ये भी आगे दो किस्म का होता है। एक होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एक होता है एटॉमिक एमिशन। अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है जी? ये जो मैंने आपको बताया है ये एब्जॉर्प्शन है कि उसने अब्जॉर्ब करने वाली रेडिएशन को हमने स्टडी कर लिया कि उसने कौन कौन सी अब्जॉर्ब की। हम इसमें उसको एक रेंज की रेडिएशन देते हैं, वो उसमें से अब्जॉर्ब करता है, बाकी उसमें से ट्रांसमिट कर लेता है। आगे हमने वो डिटेक्टर लगाए होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि उसने कौन सी अब्जॉर्ब की और कौन सी उसमें से ट्रांसमिट होगी। एमिशन में क्या होता है कि हम एक मॉलिक्यूल या एटम जो भी होता है उसको पहले किसी भी तरह से एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लेवल पे लेके जाते हैं। जब जैसे ये जो अब्जॉर्ब करने वाला भी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब्जॉर्ब करके इधर चला गया। अब आप अब्जॉर्प्शन की बात नहीं करते, आप किसी भी तरीके से इसकी एनर्जी बढ़ा के यहाँ ले जाते।
जब आप इसको भी ठंडा करते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे आता है, तो वो रेडिएशन को एमिट करता है। जैसे ये एनर्जी सेवर से निकलने वाली रेडिएशन, इसके अंदर जो गैस होती है जब उसको करंट मिलता है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है, वो एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। अब जब दोबारा वो अपनी असली हालत में आते हैं तो वो जो है वो लाइट एमिट करते हैं। वो लाइट कितनी होती है कि जो उनकी एनर्जी के कंपैटिबल होती है, वो कितनी एनर्जी पे गए हैं और उनकी असल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी थी, उसका गैप के मुताबिक जितनी एनर्जी होगी उसके मुताबिक वो जो रीजन हमने पढ़े हैं, वो रीजन में से जो भी रेंज आएगी उस रेडिएशन की, वो उस रेंज में से रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। तो एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन ये बिल्कुल सिमिलर टाइप के होते हैं। बस ये समझ लें कि अब्जॉर्प्शन के अंदर सारी बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट होती है, सिर्फ जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हो गई उनकी जगह डार्क लाइनें आ जाती हैं। अब अगर आप इसको इस तरह से देखें, सपोज ये एक स्पेक्ट्रम था तो इसके अंदर ये लाइनें आ गई, ठीक है। अब इसी तरह का स्पेक्ट्रम अगर इसी चीज़ का आप ये लें जो कि क्या हो, एमिशन स्पेक्ट्रम हो, तो ये सारा का सारा ऐसे ब्लैक होगा, ये इसके अंदर डार्क बैकग्राउंड होगी और इसके अंदर जो है वो जो ये लाइनें, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन है एंड नंबर ऑफ लाइंस, किसी भी एक एटम के लिए या एक मटेरियल के लिए वो अब्जॉर्प्शन और एमिशन में सेम होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अब्जॉर्प्शन में बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट है, लाइनें डार्क आती हैं, और एमिशन में बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, लाइनें जो हैं वो ब्राइट आती हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप हैं अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम की, इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया ये जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी हम बात करते हैं कि एक्चुअली हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और उनके एनर्जी लेवल है। हर इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, इस लेवल की एनर्जी E4 है। अब एक इलेक्ट्रॉन, जब आप इस पूरे सिस्टम को हीट करते हैं, इसको किसी भी तरह से रेडिएशन देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जंप करते जाते हैं। जब ये हायर लेवल पे जंप करते हैं तो जिस लेवल पे वो था उसकी एनर्जी क्या है, जिस लेवल में वो जा रहा है उसकी एनर्जी क्या है, दोनों का जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई, इस एनर्जी गैप के मुताबिक वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे या उन रेडिएशन को वो एमिट करेंगे। अब ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम यही है कि जब भी आप एनर्जी देते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट पे जाता जाएगा, और जब आप उसको डी एक्साइट करेंगे तो वो उतनी ही फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी उसकी। तो इसलिए ये एक स्पेक्ट्रम है। जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है उसमें 3 सीरीज़ हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को लेकर उसको हीट करते हैं तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी निकलती हैं, वो जो अब्जॉर्ब भी कर सकता है, एमिट भी कर सकता है, उसमें विजिबल भी करता है और उसमें IR भी करता है। ये रेंज बताई हुई है, सीरीज़ हैं। एक लाइमन सीरीज़ है, विजिबल सीरीज़ जो है वो बाल्मर सीरीज़ है, ठीक है। इसी तरह पैशन है, ब्रैकेट है और पी फंड है। ये जो हैं ये IR में आती हैं, तीनों जो हैं ये IR के अंदर, ब्रैकेट, पैशन और पीफन, ये सीरीज़ जो हैं ये ऐसी हैं जो हाइड्रोजन के लिए ये बताया गया है कि हाइड्रोजन को जब हम लेके, या सपोज यहाँ पे हम हाइड्रोजन लें और उसको हम तमाम किस्म की रेडिएशन दें तो वो जो अब्जॉर्ब करेगा वो कुछ अल्ट्रावायलेट भी अब्जॉर्ब करता है, कुछ विजिबल भी अब्जॉर्ब करता है, कुछ IR भी, और ये जितनी भी वो अब्जॉर्ब कर रहा है उनको हमने रेंजेस को सीरीज़ बना ली। तो ये 5 सीरीज़ हमें मिली जो फर्स्ट ईयर की बुक में भी हैं, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम में भी बताई हुई। अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें के में भी आप देखें कि ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जिसमें ये सीरीज़ है, आप किसी भी एटम को ले तो उसके लिए ये रेंज डिफरेंट होगी। अब इसमें जो बताया हुआ है वो यही बताया हुआ है कि
जो ये एनर्जी है उसकी ये कोई ना कोई वेव नंबर होगा। ये इसने वेव नंबर में बताया हुआ है, रेंज नाम रीजन भी बताए हुए हैं, उनका वेव नंबर भी बताया हुआ है। और वेव नंबर और एनर्जी का रिलेशन क्या है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम बात कर चुके हैं। अब जितनी भी एनर्जी उनका गैप होगा, मसलन पहले से चौथे में जा रहा है, तो चौथे की एनर्जी और पहले की एनर्जी का गैप, वो जो गैप होगा उसके मुताबिक उसने रेडिएशन एमिट करनी है, और उस रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, वो ये होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम रिलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल सकते हैं, वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर बुक के अंदर जो है वो दिया हुआ है एनर्जी का, कि एक रिलेशन है जिसके तहत आप उसमें से एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि दो उनके अंदर लाइमन सीरीज़ है या पैशन सीरीज़ है। एक्चुअली ये एक डेरिवेशन है जिसमें ये बताया गया कि वेव नंबर जो होता है वो किसी भी रेडिएशन का आपने फाइंड करना हो तो वेव नंबर डेल्टा ई जो होता है, या वेव नंबर डेल्टा ई को वो एच म्यू से रिलेट करके, म्यू जो है फ्रीक्वेंसी उसकी जगह सी ओवर लैम्डा, और सी ओवर लैम्डा को 1 ओवर लैम्डा से वेव नंबर आया। तो ये इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए हम वेव नंबर पे पहुँचे, और वेव नंबर कैसे निकालना है ये उसने बताया हुआ है बुक के अंदर। आपके पास लास्ट में मैं सिर्फ उसका वो फार्मूला लिख रहा हूँ कि जिसके तहत आप उसकी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो है 1.0967 1.0967 इंटू 10⁻⁷ 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है, इस फार्मूला के तहत आप उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं जो एनर्जी गैप उसमें मौजूद होगा। मसलन एक ये n1 और n2 जो है ये नंबर ऑफ शेल के हैं, कि सपोज पहले शेल से दूसरे में जब जाएगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा एक्चुअली वो वेव नंबर होगा जिस वेव नंबर की रेडिएशन वो एमिट करेगा। अगर दूसरे से 1 में आएगा, अगर 1 से 2 में जाएगा तो उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाना है उसकी एनर्जी बढ़नी है तो वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। जैसे जैसे वो करीब आएगा एनर्जी कम होती जाती है तो रेडिएशन को वो एमिट करेगा। तो इस फार्मूला के तहत किसी भी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी दूसरे में जाता है तो वो कौन से वेव नंबर की रेडिएशन को रिलीज या अब्जॉर्ब करेगा वो आप लिखेंगे। जो लोअर शेल होगा वो यहाँ लिखेंगे, हायर शेल होगा वो यहाँ लिखेंगे। इससे हम उसका वेव नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ ये तो है स्पेक्ट्रम के बारे में, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के बारे में। साथ इसके जो हैं दो और दिए हुए चीज़ें, एक तो आपने ये फाइंड करना है डी ब्रोगली इक्वेशन है, ये एक फार्मूला है जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, कि अगर आपके पास ड्यूअल नेचर है एक पार्टिकल की, ड्यूअल नेचर मतलब वो रेडिएशन की तरह, जैसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि वो ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल की तरह भी है और मैस की तरह भी है, वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव रेडिएशन की फॉर्म में। तो रेडिएशन की फॉर्म में होगा तो उसकी वेवलेंथ होती है, और जब वो पार्टिकल नेचर में होगा तो उसका कोई मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम और उसका रिलेशन क्या है, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। इसकी मदद से, डी ब्रोगली इक्वेशन की मदद से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी मैटर जब वो पार्टिकल, उसका कोई मास हो, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उस वक़्त उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होती है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, ये जो है ये इक्वल और रिलेट करते हैं लेस इक्वल और ग्रेटर देन h/4π। ये एक रिलेशन है जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि उसकी जो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें ना तो वो होता है कि किसी भी
पार्टिकल की एट द सेम टाइम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड करना वो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। अब वो कैसे है, अगर आप इसको देखें तो चेंज इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स शो कर रहा है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि सपोज आपने आंसर निकाला है 2 और एग्जैक्ट आंसर जो है वो 4 है, तो इनमें ये जो गैप है ना, ये अनसर्टेनिटी है। समझ आ गई बात कि असल से आप कितना दूर है। जिसी तरह आप एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे होता है, लेकिन आपको वो नज़र यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसके दरमियान जो गैप है वो कितना है, वो अनसर्टेनिटी कहलाता है। अब ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब ये है कि वो कहाँ पे मौजूद है और असल कहाँ है, और हम जो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं वो कहाँ है। इसी तरह मोमेंटम, सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2 और असल जो है वो 4, तो ये इसमें अनसर्टेनिटी है। अगर हम उसकी एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल मोमेंटम पे जाना चाहते हैं तो ये गैप 0 होना चाहिए, फिर ये हम असल पे जाएंगे। अब ये 0 होने का मतलब ये है कि एक को हम 0 करते हैं, दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारे इक्वल और ग्रेटर हैं h/4 पाई के। अगर इनमें से कोई एक भी 0 हो जाए तो ये सारा फैक्टर 0 होगा, और ये 0 हो नहीं सकता, ये सारे कांस्टेंट नंबर हैं, कोई ना कोई वैल्यू है। इसलिए अगर हम एक को कम करते हैं तो दूसरे की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझ लें जैसे 4 × 4 = 16 होता है। अब 16 तो चेंज हो नहीं सकता, वो तो फिक्स है। तो इन दोनों को देखें, अगर 4 की बजाय हम चाहते हैं अनसर्टेनिटी कम हो जाए, 2 पे आ जाए, तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 8। ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट होता है कि उसके तहत जब आप उसके रेडिएशन उसके साथ कोलाइड करेंगे तो उसकी जो जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से उसको आप फाइंड नहीं कर पाते। इसको अगर हम जनरली देखें तो पोजीशन फाइंड करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें बहुत कम वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए जो उसकी पोजीशन को फाइंड कर सके, बता सके। और इतने कम वेवलेंथ की रेडिएशन लेंगे तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जितनी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो जैसे ही उसके साथ कोलाइड करेगा वो उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। मोमेंटम भी तो है ना, उसका एक अपना मोमेंटम है। तो पोजीशन फाइंड करने के चक्कर में हम उसका मोमेंटम बढ़ा गए। और अगर हम कम वेवलेंथ की रेडिएशन लेते हैं कि जिसकी एनर्जी इतनी हो कि वो उसका मोमेंटम ना बढ़ाए, तो उससे हमें उसकी पोजीशन क्लियर जो है वो नहीं होती। यही वजह है कि इसको जो है हम कहते हैं कि ये इसके कांस्टेंट के इक्वल है। एट द सेम टाइम जो है हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते। इसके साथ जो चीज़ें हैं नेक्स्ट, उसको हम देखें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ आगे हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स और कुछ और चीज़ें थोड़ी सी इस चैप्टर के अंदर रह गई हैं, उनको हम देखते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें ये जो डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बाद में इसलिए है क्योंकि ये स्पेक्ट्रम से भी रिलेटेड इसके अंदर चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है। डिफेक्ट्स क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स जो उस पर एतराज़ात थे, जिसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि इसने हाइड्रोजन की तरह के जो एलिमेंट थे उनको स्टडी किया। जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कह लें एज़ कम्पेयर टू विद हाइड्रोजन, तो जो एलिमेंट थे वो तो इन तमाम कैलकुलेशन पे पूरा उतरते हैं। लेकिन जब हम उससे हायर कैलकुलेशन, हायर ऐसे एलिमेंट लें जिनका एटॉमिक नंबर इससे ज़्यादा हो या जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद इससे ज़्यादा हो, तो वो बोहर ने उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि वो कैसे बिहेव करेंगे या उनका क्या होगा इसके अंदर जो कैलकुलेशन हमने की है। दूसरी चीज़ इसने ये कहा कि जो अगर देखा जाए, अगर हम हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप से इसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करें, जो लाइनें इसने बताई, तो हर
लाइन जो है वो मज़ीद छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड हुई हुई नज़र आती। ये ऐसे ऐसे इनको फाइन लाइंस बोलते हैं। ये जो फाइन लाइंस थी ये क्यों हैं, किस वजह से हैं, इसके बारे में, इन फाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है वो बोहर ने नहीं बताया कि ये किस वजह से है। वो मतलब आज हम देखते हैं कि उसके आगे डिटेल आएगी कि उसकी वजह जो है एक लेवल के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर मज़ीद सब लेवल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, फिर उनकी डायरेक्शन होती है, तो उसके लिहाज से ये मज़ीद जो है उसके अंदर लाइनें बनती हैं। तीसरा, इसने क्या किया, सर्कुलर वे में इसने कहा जी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर वे, मतलब एक प्लेन में 2D आप कह लें कि एक स्ट्रक्चर है, जैसे न्यूक्लियस है तो उसमें ऐसे वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसने सर्कुलर वे से रिप्रेजेंट किया उनको। लेकिन जो मौजूदा स्टडी है, या जैसे 1915 में समरफील्ड ये जो था, इसने बताया है कि ये सर्कुलर वे में नहीं होता बल्कि ये एलिप्टिकल मॉडल होता है। आप ये कह लें कि ये बोर के मुताबिक इस तरह से था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन इसके मुताबिक ये है कि जो एक लोब सा बनता है ऐसे करके, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसमें से एक साइड पे होता है, मसलन ये इधर भी हो सकता है। अब इसी को थोड़ा सा मैं मूव करवाऊँ तो आप इसके मेरे हाथ की डायरेक्शन को देखें तो ये आएगा इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कि वो इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये सारा वो एरिया है जिसके अंदर उस इलेक्ट्रॉन को फील किया जा सकता है। तो ये इसका वो ऑर्बिटल भी आप इसको कहते हैं हम आगे। ये जो है तीसरा डिफेक्ट ये था। चौथा जो है, दो इफेक्ट हैं, एक होता है जीमन इफेक्ट और एक होता है स्टार्क इफेक्ट। इसके बारे में इसने नहीं बताया। अब जीमन इफेक्ट है क्या? जीमन इफेक्ट ये होता है कि जो एक्साइटेड एटम होता है जिसका हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसकी ये जो लाइंस होती हैं ये स्प्लिट अप होती हैं मज़ीद फाइन लाइंस में, स्पेक्ट्रल लाइंस में, मज़ीद स्पेक्ट्रल लाइन में वो स्प्लिट अप हो जाएंगी। तो उसकी क्या वजह है? और ये जो इफेक्ट है वो कहलाता है जीमन इफेक्ट। और सेम इसी तरह का इफेक्ट जो है वो हमें मिला जब हम उस एक्साइटेड एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो फिर भी उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं वो स्प्लिट अप हो जाती हैं। तो उसकी क्या वजह है इसके बारे में भी नहीं बताया। तो जीमन और स्टार्क इफेक्ट, इसके बारे में बोहर ने नहीं बताया कि ये क्या होता है और ये किस वजह से होता है। तो ये एक ड्रॉबैक भी है बोहर एटॉमिक मॉडल का। इसके साथ साथ जो चीज़ें इसमें हैं, अगर आप उसको देखें तो इसमें एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल आपको पता होना चाहिए। ऑर्बिटल क्या होता है जी? मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तकरीबन 95% जो है वो चांसेस हों जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, और ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये आगे कैटेगराइज किए गए हैं। 4 एस ऑर्बिटल है, पी है, डी है एंड एफ है। एस सबशेल भी कहते हैं, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल, ठीक है। तो ये वो है। अब ऑर्बिट क्या है? एक जिसको आप कह लें कि शेल, और ऑर्बिटल क्या है? सबशेल। और आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगर किसी एटम के अंदर मौजूद होगा, किसी ऑर्बिट के अंदर मौजूद होगा, तो वो उसके ऑर्बिटल में मौजूद होगा। जैसे आप ये समझ लें कि आप कहें जी एक बैग में बुक है और उस बैग में कई सारी जो है वो पॉकेट्स बनी हुई हैं, बुक्स हैं, उसके अलावा वो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह के लिए अलग पॉकेट बनी हुई है। तो जिस पॉकेट में मौजूद होगा उन पॉकेट्स को भी कैटेगराइज किया गया। एक एटम के अंदर जितने वो ऑर्बिटल है वो इस तरह से हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होगा वो इनमें मौजूद होगा और ये जो है वो उस ऑर्बिट के अंदर मौजूद होंगे। तो एस, पी, डी एंड एफ। एस जो होता है वो स्फेरिकल शेप है, पी डम्बल शेप है, ये टेट्रालोब होता है, और एफ जो है वो अभी तक वो डिफ्यूज है, उसकी स्ट्रक्चर अभी डिटरमिन नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा ऑर्बिटल के बारे में था। अब आते हैं जी क्वांटम नंबर्स पे। क्वांटम नंबर्स एक्चुअली नंबरिकल
सेट है जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है, उससे ये पता चल सकता है कि उसका ऑर्बिट कौन सा है, उससे ये पता चल सकता है कि उसका ऑर्बिटल या सब शेल कौन सा है, ठीक है, उससे यह पता चल सकता है उस सब शेल की डायरेक्शन क्या है, उसकी एक्सिस में डायरेक्शन कहाँ पे है, वो किस एक्सिस पे मौजूद है, ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि उसकी स्पिनिंग कैसी है, वो जो स्पिन कर रहा है तो वो किस तरह की है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो हमें पता चलता है। अब इन सारी चीज़ों को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन से शेल में है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, वो भी एक नंबर होता है। कौन से सब शेल में है, उसके लिए भी हम नंबर जो है वो स्पेसिफिक करते हैं, कैस में है, पी में है, डी भी है, एफ में है। इसी तरह कौन से एक्सिस पर है, क्या एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, उनके लिए भी हम नंबर असाइन करते हैं। स्पिनिंग कैसी है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उनके लिए भी नंबर असाइन किए गए। अब ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। अब यहाँ से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि उसका रेडियस क्या है, मतलब आपको अगर उसके ऑर्बिट का पता चल जाएगा तो रेडियस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। उसकी एनर्जी का पता चल जाता है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। जब हमें उसके शेल का पता चल जाएगा तो उसकी शेल की एनर्जी ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी होगी। इसी तरह उसके ऑर्बिटल का पता चल जाता है। ये नीचे वाली चीज़ें जो हैं वो एज सच यूज़ होती हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर जो है एक फिजिस्ट था, उसने एक इक्वेशन डिराइव की जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। उस इक्वेशन की मदद से उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर नहीं है, बल्कि इसको एक वेव नेचर, स्टैंडिंग वेव्स कहा गया। और इसकी स्पेस के अंदर वो जो 3D स्ट्रक्चर थी, 3D जो इसकी पॉसिबिलिटी थी, उसको वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और इस वेव फंक्शन को यूज़ करते हुए उसने पॉसिबल जो प्रोबेबिलिटी थी, जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी थी इस इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के हवाले से, उसको थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली उसने जो है वो इनके वेव फंक्शन को कैलकुलेट किया। और उससे के बाद ये क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमें पता चले। अब क्वांटम नंबर्स क्या है, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता जाता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर होता है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे आपको पता क्या चलता है, एक तो आपको यह पता चलता है कि शेल कौन सा है, शेल या ऑर्बिट, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर उसके n की वैल्यू आपको पता है तो इसका मतलब यह है कि उसके शेल का पता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो पहला शेल, n की वैल्यू 2 है तो दूसरा शेल, इसी तरह n की वैल्यू 3 है तो तीसरा शेल। इस तरह से आप शेल को देखेंगे। दूसरा, इससे आपको ये भी पता चलता है, एक फार्मूला है 2n² वाला। इस फार्मूला के तहत आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं उस पर्टिकुलर शेल में। मसलन पहले शेल में आप देखें तो n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 2 × 1 2, और 1 का स्क्वायर पहले लेंगे और वो 1 ही आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी, वो 2 होगी। इसी तरह दूसरे शेल में n की वैल्यू जो है वो 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इससे आपको, इसी तरह तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। मतलब हमें पता चलेगा 2, 8, 18 एंड सो ऑन। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता भी n की वैल्यू से हमें पता चलता है। इसके अलावा एनर्जी का पता भी चलता है, क्योंकि n की वैल्यू आपको पता होगी तो डेफिनेटली आप उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो इट्स मीन ये जो वैल्यू है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपको उसका शेल बताता है कि कौन सा है, या ऑर्बिट बताता है। दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से अब जाहिर है आपको ये पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में है,
या दूसरे शेल में है या तीसरे शेल में है, तो उस शेल के अंदर वो इसके अलावा नहीं हो सकता। ये नहीं है कि वैसे ही पड़ा हुआ हो SPDF या सब शेल में ना हो। मसलन वो किसी बैग के अंदर है तो उसकी किसी न किसी पॉकेट के अंदर होगा। सपोज एक बैग की 4 पॉकेट हैं, उसमें आप वो बुक रख देते हैं 4 में से किसी एक पॉकेट में, तो आप एक तो ये बता देते हैं कि इस बैग में जो है वो बुक है, या आप ये बताते हैं कि उस बैग की कौन सी पॉकेट में वो बुक है, वो भी आपको बताना है। तो जिस सब शेल में मौजूद होगा उसका पता हमें इससे पता चलता है, और इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, L की वैल्यू 1 हो सकती है, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जब L की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि वो S सब शेल है, 1 होगी तो P सब शेल है, 2 होगी तो D सब शेल है, L की वैल्यू 3 होगी तो F सब शेल है। अब आप एक और चीज़ देखें कि आपने ये देखना है कि पहले शेल में वो है कि नहीं है P। आप सपोज कह देते हैं कि आप कहते हैं जी पहले शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन P और शेल में है, P सब शेल में है, तो आपने पहले तो इस फार्मूला को देखना है। इस फार्मूला के मुताबिक पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। अब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद निकालें, तो ये एक फार्मूला है 2 × 2L + 1। इस फार्मूला से आप ये फाइंड करते हैं कि किसी भी सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। उससे कम तो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मसलन L की वैल्यू 0 रखें तो 2 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इट्स मीन S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। P के अंदर L की वैल्यू 1 करें तो 1 + 2 1, अगर आप इसको ऐसे करें +1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये वह फार्मूला है जिसकी मदद से आप फाइंड करते हैं कि किसी भी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब 2 चीज़ें आपको यहाँ से पता चली, एक तो उसका सब शेल वो कौन से सब शेल में है, और इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से आपको पता चलना है कि किसी भी सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। वो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। अब आपको ये पता है कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ S होगा, दूसरे में 2 8 है तो इसका मतलब एक S और एक P होगा। इसी तरह तीसरे में कितने हैं जी 18 है तो एक S एक P और एक जो है वो D भी हो सकता है। 10 ये और 8 ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी शेल के अंदर और सब शेल कौन कौन से मौजूद हैं वो भी आप फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से। अब आपने चलना है जी एजीमुथल क्वांटम नंबर से आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है। अब सब शेल जो है, जो S होता है वो तो स्फेरिकल है। P जो है, P की आगे 3 है टाइप्स, PX है, PY है, PZ है। इसी तरह D जो है इसके आगे 5 इसकी जो है वो डिवीजन है, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² एंड DZ²। अब आपको ये तो पता चल गया कि P सब शेल में, आपने ये भी बताना है कि P के कौन से ऑर्बिटल में है। ये P ये D जनरली देखें तो हम इनको सब शेल कंसीडर करते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं ये सारे क्या हैं, ये ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बस इसमें 2 होंगे, इसमें 2, इसमें 2, तो टोटल ये 6 हो जाएंगे। इसी तरह इनमें 2 करेंगे तो D में टोटल 10 हो जाएंगे। अब इनमें भी हमने बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन सपोज है, आपको ये पता चल गया कि जो वो दूसरे शेल में, आपको ये पता चल गया दूसरे शेल के P सब शेल में, तो P के कौन से सब ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगा, X में है, Y में है, Z में है, ये आपको पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं हम M = 0 ± L। +- L का मतलब ये है कि आप जो भी वैल्यू होगी, ये मसलन अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी,
L माइनस L और 0, मतलब 0 भी होगी, आप इसको ऐसे लिखेंगे -1 0 +1। अब ये तीन नंबर जो हैं यही एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? L की वैल्यू 1 हो तो सब शेल कौन सा? P है, तो इसका मतलब ये P है। अब P में आगे कितनी डायरेक्शन है? X है, Y है और Z है, तो तीनों के लिए अलग अलग नंबर है। सपोज इसको हम कह देते हैं जी PX है, इसको हम कह देते हैं जी PY है, इसको हम कह देते हैं PZ है। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा, अगर तो वो PY में मौजूद होगा तो हम कहेंगे जी उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 0 है। अगर PX में मौजूद है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 है। PZ में मौजूद है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 है। तो एक तो ये है, एक और फार्मूला है 2L+1। इस फार्मूला से आपको ये पता चलता है कि किसी भी सब शेल की डायरेक्शन क्या होगी, वो कितनी डायरेक्शन में मौजूद होता है। मसलन जैसे ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया ना डायरेक्शन में, और हमें पता चला कि ये 1 जो है ये 3 डायरेक्शन में है। अगर 0 अगर लें तो 2 × 0 +1 1 डायरेक्शन होगी। अगर हम L की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा? 2 × 1 +1 3 हो जाएगी। इसी तरह L की वैल्यू 2 लेते हैं D सब शेल के लिए, तो 2 × 2 +1 5 होगी। यही वजह है कि D सब शेल की 5 डायरेक्शन है। इसी तरह F की जो होंगी वो यहाँ पे 3 लेंगे तो 6 और 7 डायरेक्शन हो जाएंगी। तो उनके लिए भी वो इस तरह से 3D के हवाले से वो नई नाम स्पेसिफाई हुए कि कौन कौन से वो होते हैं। अब यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू से हमें पता चला वो कौन से एक्सिस पे मौजूद है, वो जो इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट वन इसमें जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं हम इसको। इसमें 2 ही बस इसकी वैल्यू हैं, एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या तो वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज में स्पिनिंग डायरेक्शन ये होती है और एंटी क्लॉकवाइज में स्पिनिंग डायरेक्शन ये होती है। राइट हैंड रूल के तहत एक जो होगी वो +½ कंसीडर होती है, और जो एक होगी एंटी क्लॉकवाइज उसको हम दूसरे नंबर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है? -½ तो इन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू से आपको ये पता चल जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। सपोज आप देखें, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है जी, वो 3DXY में मौजूद है। अब L के लिए इसकी अगर हम देखें तो इसके लिए अगर L की वैल्यू 2 है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो 2 को अगर हम इस तरह से देखें तो इसके लिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 -1 0 +1 +2। ये 5 डिफरेंट जो है वो नंबर आ गए। आप इसको -2 कह लें, -1 कह लें, इसको 0 कह लें, इसको +1 कह लें, इसको +2 कह लें। तो सपोज ये हमारे पास है। अब ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी ये डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपने शो करना है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कोई भी ऑर्बिटल जब इस तरह से लिखा हुआ होता है, उसके पीछे जो नंबर लिखा होता है ये एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। इसका मतलब ये थर्ड शेल है, थर्ड ऑर्बिट या शेल है जी। और उसके बाद इसकी L की वैल्यू क्या होगी? चूंकि ये D है तो D के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 2, तो ये 2 आ जाएगा, L की वैल्यू 2 है। इसी तरह इसकी M की वैल्यू क्या होगी? तो DXY। अब DXY में ये M की वैल्यू है और वो क्या है? -2 है। और स्पिनिंग अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं -½ से। तो ये एक ऑर्बिटल की एक इस सेट में जब हम लिखते हैं तो ये नंबर जो है
3 2 -2 -12 ये नंबर हैं जो एक्चुअली इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो इस ऑर्बिटल को इस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये उसकी तमाम तर करेक्टरिस्टिक्स को भी बता रहे हैं इनडायरेक्टली। उसका न्यूक्लियस से फासला, उसकी एनर्जी, उसकी स्पेस में ओरिएंटेशन, ये सारा कुछ जो है वो हमें इससे मिलता है। अब ये जो अभी हम बात कर रहे थे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बोर के मॉडल में, तो ये इनकी वजह से होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो मज़ीद एनर्जी लेवल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ें इसमें आएंगी। दूसरा, इसके एंड पे कुछ डेफिनेशंस हैं, उनका पता होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसी की बेस पे होती है। एक होता है जी अफबाउ प्रिंसिपल, ये डेफिनेशन आपको पता ही होंगी पहले ही। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है कि लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाता है। उसके बाद एक हॉर्न्स रूल है। हॉर्न्स रूल क्या है? इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई दीज ऑर्बिटल सेपरेटली। एंड लास्ट वन जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की जो एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो डिफरेंट होंगे। अगर मैं इसी की बात कर लेता हूँ कि इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ये हो, इस ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर ऑर्बिट लिखी जाए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो हम ये कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, n की वैल्यू इसके लिए भी 3 है, l की वैल्यू इसके लिए भी 2 है और m की वैल्यू इसके लिए भी -2 है। लेकिन s की वैल्यू जो होगी इसकी +½ होगी, क्योंकि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो दूसरा जो है वो क्लॉकवाइज है। तो 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम हो सकती है, लेकिन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी। ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे रूल हम फॉलो करते हैं और इनको मिला के एक रूल बनता है n+l। मतलब किसी भी ऑर्बिटल को, जैसे ऑर्बिटल आपके पास हैं 1s है, 2s है, 2p है, इसी तरह 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, 4p है, ये जितने भी ऑर्बिटल जिस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं जिनमें n+l की वैल्यू कम होगी उसको पहले लिखा जाए। मसलन इसमें देखें तो n की वैल्यू 1s0, तो ये क्या आंसर आएगा इसका 1। इसमें 2, n की वैल्यू 2 है, 2 + 0 तो 2। इसी तरह इसकी n की वैल्यू 2 है और p में 1 होता है, उसकी l की वैल्यू तो ये 3। इसी तरह ये भी 3 n की वैल्यू है और s की वैल्यू 0 है तो ये भी 3। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गई कि ये देखें इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो इसमें से फिर हमने इसको पहले क्यों फिल किया। तो ये भी एक रूल है कि जब आप n+l रूल के तहत आप इसको अरेंज कर रहे हो तो अगर किसी में n+l की वैल्यू बराबर आ जाती है तो आप उसको पहले रखेंगे जिस के n की वैल्यू कम होगी। अब इन दोनों में 2p में n की वैल्यू इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो इसको पहले फिल किया। और एक्चुअली ये जो सीक्वेंस बनता है ये एनर्जी का सीक्वेंस है, जो पहले आएगा उसकी एनर्जी कम है, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। जी ये था इसके बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट था सेकंड हाफ, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है हमने क्वांटम नंबर्स को भी थोड़ा सा उसकी समरी देखी और उसके साथ जनरल कुछ चीज़ें थी वो हमने देखी। जी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके हवाले से फर्दर कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप जो है वो इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 034541588037 एंड 030787198553। जी ये MCAT के हवाले से, ECAT के हवाले से या PPSC की जो लेक्चरशिप की जॉब्स हैं उसके हवाले से क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होती है, उसमें आप शामिल होना चाहें तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।